हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ माइटोसिस, जो कि सेल डिवीज़न की टाइप है। और ये जो टॉपिक है बेसिकली आपकी जो एनसीईआरटी बुक है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उस चैप्टर में डिटेल में तो नहीं दिया, लेकिन उसमें टर्म्स यूज़ की हुई हैं माइटोसिस एंड मेयोसिस। तो सबसे पहले तो हम माइटोसिस देखेंगे। जिस बच्चे को माइटोसिस समझ में आ जाएगी, मायोसिस भी थोड़ी थोड़ी इससे रिलेट करती है। तो जब भी आपने सेल डिवीज़न का कॉन्सेप्ट समझना है तो पहले माइटोसिस करना, ठीक है, क्योंकि मायोसिस थोड़ी थोड़ी माइटोसिस से रिलेटेड होती है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म बताऊँगी। एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट टर्म है सेल साइकिल। तो माइटोसिस क्या है? सेल साइकिल समझते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट अ सेल अंडरगोज टू डिवाइड। सीरीज ऑफ इवेंट का मीनिंग समझो यहाँ पे क्या है। देखो, अब जब आप माइटोसिस पढ़ोगे इसमें भी आपको एस फेज, जी फेज, G2 फेज, है ना, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, ये सब आपको फेज पढ़ने पड़ेंगे। ये क्या है? एक सीरीज़ है इवेंट्स की, ठीक है। अब ये जो सेल होगा जिसने माइटोसिस करनी है, ये जो सेल होगा जो भी माइटोसिस परफॉर्म करेगा, उसको ये जो इवेंट है, जो सीरीज़ ऑफ इवेंट है, उससे गुज़रना पड़ेगा। जैसे अगर एक सेल है उसको माइटोसिस करनी है तो उसको मेटाफेज, इंटरफेस, इन सब से गुज़रना ही पड़ेगा। तो ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट है कि एक जो सेल है वो माइटोसिस या डिवाइड होने के लिए उस सीरीज़ से गुज़रता है, ठीक है। सेल साइकिल क्या है? कोई एक ऐसा सेल जो किसी भी सीरीज़ ऑफ इवेंट, देखो सीरीज़ ऑफ इवेंट, जब एक सेल सीरीज़ ऑफ इवेंट से उसको गुज़रना पड़ता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मेयोसिस हो, ठीक है। माइटोसिस में भी आप बहुत सारे फेजेस पढ़ोगे, उसमें सेल को उस फेजेस से, सीरीज़ ऑफ इवेंट से गुजरना पड़ेगा अपने आप को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि माइटोसिस क्या है। इसको समझने के लिए जो माइटोसिस है, मैं सबसे पहले तो उसकी क्लासिफिकेशन लिख देती हूँ कि किस किस तरह से, फिर मैं आपको समझा दूँगी। तो जो माइटोसिस वो इंटरफेस और एम फेस में डिवाइड की जाती है। इनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखो, आप अपने पेपर देने जाते हो एग्ज़ामिनेशन हॉल में, आप अपना एग्ज़ाम लिखते हो, ठीक है। उससे पहले, पेपर को देने से पहले आप बहुत सारी प्रिपरेशंस करते हो, आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो, आप PYQs, है ना, मतलब आप अपना लर्न करते हो, है ना, प्रेपरेशन करते हो ना एग्ज़ाम्स के लिए। तो सिमिलरली जो सेल है वो डिवाइड होने से पहले कुछ ना कुछ प्रेपरेशंस करता है। मैंने क्या बोला? आप जब क्लासेस में आप पेपर देने जाते हो तो आप प्रेपरेशन करके जाते हो, तो सेल को भी फाइनल डिवीज़न करने से पहले अपने आप को कुछ चीज़ें हैं जो उसको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। तो ये जो इंटरफेस होता है ना, बेसिकली ये प्रेपरेशन वाला फेज़ होता है, ठीक है। इसमें सेल प्रेपरेशन करता है, DNA रेप्लिकेट करता है, प्रोटीन्स वगैरह कुछ ना कुछ बनाता है जो कि उसको फाइनल सेल डिवीज़न में चाहिए। एम फेज़ में क्या होता है? फाइनली सेल डिवीज़न होती है, यहाँ से उसका प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होता है। यहाँ पे तो इंटरफेस में सेल को डिवाइड करने के लिए प्रेपरेशन होती है, यहाँ पे एम फेज़ में क्या है? फाइनल सेल डिवीज़न होती है। अब एम फेज़ जो है बेसिकली 5% और जो इंटरफेस है 95%। मतलब कि जो ज़्यादातर काम है वो इंटरफेस में ही हो जाता है, जो प्रेपरेशन है वो तो इंटरफेस में हो जाती है 95%, 5% जो है वही काम ऐसा होता है जो करना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इंटरफेस के भी कुछ डिविजन्स होती हैं, ठीक है, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका आएगा G1 फेस। कौन सा फेस? G1, फिर S एंड देन G2। बस इसकी यही दो है और बहुत सिंपल है। देखो, G1 और G2 जो है, आपको लगेगा कि ये सेम को एक साथ ही, बच्चे ये सीक्वेंस में स्टेप्स हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है।
एम फेज़ की बात करें तो इसमें भी आपको पढ़ना पड़ता है प्रोफेज़, दूसरा होता है मेटाफेज़, तीसरा होता है एनाफेज़, चौथा होता है आपका टीलोफेज़। ये 4 फेजेस हैं जो आपको पढ़ने हैं और सिंपल है, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, ये जो इंटरफेस है ना, ये मायोसिस में भी सेम ही होता है। तो ठीक है, आपका यहाँ पर मायोसिस का भी एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद इंटरफेस के साथ। उसमें भी हम सबसे पहले बात करते हैं जीवन की। अब इतना तो आप सभी को पता है, ठीक है ना। इंटरफेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, एक अगर सेल की बात करें तो ये मान लो ये आपका कोई भी सेल है और ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ दी सेल। अब इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम एंड 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है ना, इतना ये सभी को पता होगा। अब ये जो एक पेयर होता है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक पेयर की बात कर रही हूँ, उसका ये क्या होता है, सेंट्रोमियर, CENTRE, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक पेयर जो है, मतलब कोई भी एक क्रोमोसोम है, उसका जो बीच वाला पोर्शन है सेंट्रोमियर होता है। और इस सेंट्रोमियर से ही हम क्रोमोसोम को काउंट करते हैं। जैसे अब इस सेल में मुझे कितने सेंट्रोमियर है, 1 2 दिख रहे हैं, तो सेंट्रोमियर से ही जो क्रोमोसोम्स का नंबर है उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो 1 2 मैं बोलूँगी 2 क्रोमोसोम है। क्यों, मैं कैसे बोल सकती हूँ 2 क्रोमोसोम है, क्योंकि सेंट्रोमियर्स 2 हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, ये होमोलोगस है। ये जो पूरा पेयर है ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। मैं ये भी आपको मतलब समझा देती हूँ। लोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम है, जैसे मान लो ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, ये पूरा क्या है बच्चे, एक पेयर है क्रोमोसोम का। इसमें जो है एक, ये मान लो बच्चे का क्रोमोसोम है और उसमें उस बच्चे में जो एक क्रोमोसोम का एक पेयर है टोटल, उसमें एक क्रोमोसोम जो होगा वो मेल पेरेंट से होगा और एक क्रोमोसोम उसको फीमेल से मिलेगा। एक पेयर है क्रोमोसोम का, उसमें जो 2 पेयर होते हैं, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक मदर का होता है और एक फादर का होता है, उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, उसे होमोलोगस क्रोमोसोम बोला जाता है। एक पेयर को मदर और फादर का क्रोमोसोम है तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। ठीक है, सेंट्रोमियर समझ में आया, होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आया। अब देखो, जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन एंड एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं उनमें एक सेल ऑर्गेनली होती है। सेल ऑर्गेनली वो होती है सेंट्रोसोम। ये आपने 9th में नहीं पढ़ा होगा, आपने माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब पढ़े हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा। तो ये जो सेंट्रोसोम है ये ह्यूमन और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ये मान लो ये होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, सेल है, मतलब सेल नहीं, ऑर्गेनली, सेंट्रोसोम ऑर्गेनली है। इसके अंदर ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ना, इनको हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं, इनको सेंट्रियोल्स बोलते हैं। और ये क्या है, सेंट्रियोल। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सेंट्रियोल है वो प्लांट्स में एब्सेंट होती है। ये मैंने सेंट्रोसोम प्लांट में एब्सेंट है, मैंने इसके बारे में आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि हम जीवन में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रोसोम है, ये
पूरा ऑर्गेनली। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर्स है ये सेंट्रियोल्स होते हैं, और ये सेंट्रोसोम जो है वो ह्यूमन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट्स में ये एब्सेंट होता है। क्लियर? ये 3 टर्म्स थी जो मैंने आपको समझा दी है, और आपको पता भी होना चाहिए था इनके बारे में, क्योंकि ये हमारे काम आएंगी। होमोलोगस क्रोमोसोम तो चलो आप मायोसिस में पढ़ोगे, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। क्लियर? अब G1 में क्या होगा? अब मान लो G1 जो है, मैंने आपको क्या बोला, इंटरफेस क्या है, एक प्रेपरेशन वाला फेस होता है। इसमें सेल डिवीजन के लिए प्रेपरेशन करेगा। अब एक सेल है, उसने 2 सेल्स बनाने हैं, 2 सेल। अब मान लो उसके पास सेल ऑर्गेनली तो एक ही है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले। अब इस सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया तो बच्चे एक ही है, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, एक और माइटोकॉन्ड्रिया जो है बनाना पड़ेगा, ताकि जो एक माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल को दे और दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसको दे। इसके पास सिर्फ एक ही है, इसने 2 सेल बनाने, तो दोनों को माइटोकॉन्ड्रिया देगा ना। तो यहाँ पे G1 फेज में क्या होगा, सेल के अंदर डुप्लीकेशन of cell organelles except centrosome। G1 फेज में जितने भी सेल ऑर्गेनली है, अगर एनिमल सेल है तो उसमें प्लास्टिड्स नहीं होगी, अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिड्स उसमें होंगे, वो डुप्लीकेट करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, न्यूक्लियस इनका, चलो न्यूक्लियस की नहीं बात कर रही, सेल ऑर्गेनलीज की बात हो रही है। और कौन से सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, वैक्यूल्स हो गए, है ना, और जितने भी सेल ऑर्गेनलीज हैं वो सारे अपनी कॉपी बनाएंगे, डुप्लीकेशन करेंगे। लेकिन ये जो सेंट्रोसोम है इसका G1, देखो सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन होता है, लेकिन वो G1 फेज में नहीं होता है, वो S फेज में होता है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। बस G1 फेज में यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे सारे जो सेल ऑर्गेनलीज हैं उनका डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, अब हम B पार्ट पढ़ते हैं। B वाला है S फेज। देखो आप अभी 10th क्लास में हो, +1 में आप बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे, तो आप 10th के लेवल का ही पढ़ना। और एस फेज की भी फुल फॉर्म होती है ना, नाम होते हैं, तो वो आपको नहीं याद करने, बस आप इतना समझ लो कि इनमें होता क्या क्या है। ठीक है, अब ये जो आपका एस फेज है इसमें क्या होगा, DNA रेप्लिकेशन। यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि जो आपका DNA है वो रेप्लिकेट करेगा, मतलब सेल का जो DNA है वो रेप्लिकेट करेगा। किस तरह से, ये देखो ये एक सेल है, ये शेप पता नहीं क्या बन रही है, इग्नोर। ये न्यूक्लियस है उस सेल का, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे। ये मैंने एक पेयर क्रोमोसोम बना दिया। देखो मैं जो कुछ भी कराऊंगी मैं एक पेयर को ही लेके कराऊंगी, एक पेयर में जो हो रहा है बाकी के 22 पेयर में भी वही चीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पेयर लिया है, किसका, एक क्रोमोसोम का। अब इस एक पेयर में DNA होगा, ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर DNA होगा, जैसे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ना, वो आप बना लेना। अब ये DNA जो है इसकी रेप्लिकेशन होगी, DNA रेप्लिकेट करेगा, है ना। अब 2 सेल्स बनाने हैं तो DNA तो रेप्लिकेट करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, DNA की रेप्लिकेशन होगी। अब जब DNA रेप्लिकेट किया है, मैं एक बार बना लेती हूँ, है ना, थोड़े सही नहीं बने, चलो हमने तो समझना ही है, ये कौन सा आपके सिलेबस में है अभी। तो ये एक पेयर को मैंने सेल के बाहर बना दिया क्योंकि अंदर सारा मैसी हो जाएगा। तो अब ये जो एक पेयर है, ये देखो इसने DNA को रेप्लिकेट कर लिया। अब ये देखो ये क्या बन गया, इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, जब देखो ये तो हमारे पास एक क्रोमोसोम था, इसके साथ तो एक और क्रोमोसोम, मतलब एक DNA रेप्लिकेशन हो चुकी है, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड होता है। ये भी एक सिस्टर क्रोमैटिड है, इसके साथ भी क्या है, DNA जुड़ गया है, तो ये क्या है, एक सिस्टर क्रोमैटिड।
इतना समझ में आया? सिस्टर क्रोमैटिड क्या है कि ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है और ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है। तो यहाँ पे पहले तो ये सिंगल सिंगल थे, अभी जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है तभी तो सिस्टर क्रोमैटिड्स बने हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी क्या होता है, फॉर्मेशन होती है। यह कैमरा ब्लर हो गया, एक मिनट मैं पहले लिख लूँ, मैं फिर साफ कर हो गया। सो फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड पहले नहीं हुई थी, अब हुई है डीएनए रेप्लिकेशन में। दूसरी बात क्या है डीएनए रेप्लिकेशन में, देखो सिस्टर क्रोमैटिड्स तो बन गई लेकिन क्रोमोसोम का नंबर, ये थोड़ा समझना, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। ये कितना, ये एक क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है। सेंट्रोमियर मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी था कि सेंट्रोमियर से हम काउंट करते हैं क्रोमोसोम कितने हैं। यहाँ पे सेंट्रोमियर ज़रा काउंट करना कितने हैं, 1 सेंट्रोमियर एंड 2 सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम का नंबर नहीं चेंज हुआ है। मैं इसमें फिर उसके बाद है जो डीएनए है उसकी जो अमाउंट है वो डबल हो गई है। तो ये बात सही है कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हुआ है, अमाउंट डबल। यहाँ पे हमेशा ये याद रखना डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में क्रोमोसोम का नंबर सेम है क्योंकि सेंट्रोमियर एक है लेकिन डीएनए रेप्लिकेट होता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं। ठीक है, ये तो डीएनए रेप्लिकेशन होगी। दूसरा क्या होता है, सेंट्रोजोम जो है वो डुप्लीकेट करता है। देखो सारे सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो गए थे, कौन से फेज़ में, G1 फेज़ में, लेकिन हमारा सेंट्रोजोम नहीं होता। तो सेंट्रोजोम इसमें होता है। देखो किस तरह से, ये न्यूक्लियस है और ये क्या है जहाँ पे सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। मान लो ये न्यूक्लियस ज़्यादा ही बड़ा बना लिया, ये क्या है आपका सेंट्रोजोम, ये एक सेंट्रोजोम है। ठीक है, अब ये डुप्लीकेट करके दूसरा सेंट्रोजोम बना लेगा। तो क्या हुआ इसमें, एक तो डीएनए रेप्लिकेट हुआ और सेंट्रोजोम जो है उसकी डुप्लीकेशन हुई। थर्ड फेज़ है आपका G2 फेज़। इसमें कुछ नहीं याद रखने वाला, बस एक ही बात है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स की G2 फेज़ में प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है जो कि सेल डिवीज़न में रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और कुछ नहीं होता। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको बात मैं बताना स्टार्टिंग में भूल गई, अभी बता देती हूँ। चलो, ये जो आपका इंटरफेस है ना, इसमें पूरे इंटरफेस में जो सेल है ना उसकी ग्रोथ होती रहेगी। सो ग्रोथ ऑफ सेल, ग्रोथ ऑफ सेल, ये जो इंटरफेस है चाहे वो G1 फेज़ हो, S फेज़ हो, G2 फेज़ हो, इन तीनों फेजेस में सेल की जो ग्रोथ है वो थोड़ी थोड़ी होती ही रहेगी। तो इसी के साथ हमारा इंटरफेस कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फाइनल सेल डिवीज़न, दैट इज़ M फेज़। तो पहले मैं बात करूँगी प्रो फेज़ में। इस फेज़ में क्या होता है, मैं पहले लिख लेती हूँ फिर मैं आपको डायग्राम वगैरह बना के सारा समझा दूँगी। तो M फेज़ जो है जिसमें फाइनल सेल डिवीज़न होती है उसमें प्रो फेज़ 1 की बात करते हैं। इसमें इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि जो एक सेल होता है, एक सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो तो आपको पता ही होगा कि इस तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, है ना। ये क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए जो है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। जब ये देखो बच्चे, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आप 9th में पढ़ के आए होंगे कि जब डीएनए, देखो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में है। जब सेल डिवाइड होता है तो यही क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में बदलता है। तो हम भी तो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, सेल डिवीज़न करा रहे हैं। अभी तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए वो क्रोमैटिन की फॉर्म में है, तो हमको उसको क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा। तो क्रोमोसोम कैसे बनेगा, जब
हम क्रोमैटिन मटेरियल को कंडेंस कर देंगे, तब क्रोमोसोम बनता है। और प्रोफेज में इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग ही होती है, कंप्लीटली क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट नहीं होता। प्रोफेज में शुरू हो जाता है क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बदलने में। क्रोमैटिन को क्रोमोसोम में बदलना है तो वो उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है प्रोफेज में। समझ में आई बात? तो मैं आपको एक बार क्रोमोसोम का समझा देती हूँ, क्रोमोसोम्स का। तो क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट ये है, इस केस में क्रोमोसोम बनते कैसे हैं? डीएनए से बनते हैं और प्रोटीन से बनते हैं। जब प्रोटीन और डीएनए को कंडेंस किया जाता है तो क्या बनता है? क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो यहीं पे भी क्या लिखा हुआ है कि कंडेंसेशन होता है जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, ताकि वो क्रोमोसोम बन सके। नाउ सेंट्रोसोम्स स्टार्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट पोल। ये आपका सेल है। टर्म्स का मीनिंग ध्यान से समझते जाओ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे चलो पहले मैं इसका मीनिंग समझाऊँ, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनानी है तो मैं पहले वो बना देती हूँ। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिस सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये डिसअपियरिंग शुरू हो जाएगी, स्टार्ट होगी डिसअपियर। कंप्लीटली प्रोफेज में डिसअपियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, शुरू हो जाएगी डिसअपियर होना। ठीक है, तो इस तरह से डिसअपियर होना ये स्टार्ट हो जाएगी। पहले क्या थी? पूरी थी, अब डिसअपियर होना स्टार्ट होगी। अब सेंट्रोसोम्स न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, इस तरह से मैंने बनाए थे इसके अंदर ये स्ट्रक्चर, है ना। अब ये ऑपोजिट पोल्स में भागना शुरू कर देंगे, भागना शुरू करेंगे, पूरी तरह से ऑपोजिट पोल्स में बैठ नहीं जाएंगे। सारा कुछ यहाँ पे इनिशिएशन हो रहा है। जो क्रोमोसोम क्रोमैटिन मटेरियल है उसको कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, क्रोमोसोम जो है वो भागना शुरू कर जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू होती है। ठीक है, तो बस यही था इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम फेज़ की, मेटाफेज सॉरी। दूसरा क्या है? मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है? देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो क्रोमोसोम है उनकी कंडेंसेशन शुरू हुई थी। यहाँ पे वो कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो आज देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे तो क्रोमोसोम्स को कंडेंस करना, क्रोमैटिन मटेरियल को हमने कंडेंस करना शुरू किया था ताकि क्रोमोसोम बने। तो यहाँ पे क्या होगा? जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंप्लीट हो जाएगी। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। वहाँ पे शुरू हुई थी, यहाँ पे कंप्लीट होगी। इसका मतलब क्या है? अगर क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो गया है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, कि जो क्रोमोसोम है वो पूरी तरह से बन गए हैं, तो ये फॉर्मेशन है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, दूसरा क्या है? यहाँ पे क्या था? सेंट्रोसोम जो ऑपोजिट पोल पे भागने शुरू हुए थे। मेटाफेज में क्या होगा कि ये सेंट्रोसोम है, ये ऑपोजिट पोल्स में पूरी तरह से पहुंच जाएंगे। ठीक है, मेटाफेज में ये पूरी तरह से ऑपोजिट पोल्स में पहुंच जाएंगे और ये क्या हुआ? क्रोमोसोम्स बन गए। हम एक पेयर की बात करेंगे पूरे फेज में, पूरी माइटोसिस में एक पेयर की बात करेंगे। जो एक पेयर के साथ हो रहा है वही बाकी के 22 पेयर के साथ भी होगा। तो यहाँ पे जो है सेंट्रोसोम्स जो हैं तो सेंट्रोसोम कम्प्लीटली जो है वो ऑपोजिट पोल्स पर भाग जाएंगे। इसका मतलब ये होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर शुरू हुई थी, टूटनी मतलब इन अ सेंस डिसअपेयर होनी शुरू हुई थी। यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी?
कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाएगी इसमें। तो ये तो यहाँ पे सारा कुछ शुरू हुआ था, यहाँ पे सारा कुछ कंप्लीट हो गया। बस इसमें आपको एक चौथा पॉइंट याद रखना है और कुछ नहीं करना। मैं पहले लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझा दूँगी। तो इस फेस में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है वो अपने आप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंप्लीटली लगा लेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अलाइन कर देंगे अपने आप को क्रोमोसोम। अब मैं इसका पॉइंट आपको समझा देती हूँ क्या कहना है। क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब इस तरह से। अब आप बोलोगे ये क्यों आपने बना दिया, ये दो इस एक के साथ दो क्यों बना दे। हमने जो जी ऐसा फेस था उसमें पढ़ा नहीं था कि जो आपका डीएनए है वो रेप्लिकेट हुआ है, सिस्टर क्रोमैटिड्स बने हैं। तो यहाँ पे भी तो सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाने पड़ेंगे ना। एक मिनट स्टॉप करनी पड़ेगी। तो ऐसे फेज़ में पढ़ा था ना कि सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए हैं। तो मैं पीछे भी आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह से वो होंगे, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड्स बन गए थे जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे। तो वही वाले क्रोमोसोम तो मेटाफेज में आएंगे, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो साथ में बनाना। अब इसमें क्या होगा, वो क्रोमोसोम जो है वो अलाइन हो जाएंगे कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब ये इस तरह से अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, अलाइन होंगे, अलाइन होंगे, अलाइन होंगे। ऐसे ही टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे। भाई एक पेयर ऑफ देखो, एक पेयर ने अपनी क्या बनाई थी, कॉपी बनाई थी, दूसरे ने बनाई थी, तीसरा क्रोमोसोम भी तो अपनी कॉपी बनाएगा, चौथा भी बनाएगा, पांचवा भी बनाएगा। ऐसे करते 46 क्रोमोसोम अपनी पेयर बनाएंगे ना। तो ये सारे क्रोमोसोम्स को तुमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेट में लगा देना है। अब ये आपको एक प्लेट सी नहीं बन रही दिख रही, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेटा प्लेट, मेटा प्लेट। तो इस तरह से 46 के 46 क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब यहाँ पे क्या थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपेयर है, वो नहीं बनानी। यहाँ पे सेंट्रोसोम्स क्या थे, पूरी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ चुके थे, या सही करके बना लेना ये, ठीक है। अब ये जो है, ये जो सेंट्रोसोम है, ये प्रोटीन रिलीज़ करेंगे। वो प्रोटीन इस तरह से क्रोमोसोम्स के ऊपर जाकर चिपक जाएगा। जो ऊपर वाला सेंट्रोसोम से प्रोटीन निकलेगा वो इस तरह से लग जाएगा, इस तरह से चिपक जाएगा। मैंने आपको क्या बोला कि जो सेंट्रोसोम्स हैं ये प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन क्रोमोसोम्स पर लग जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो लाइनें हैं ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स है, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर है। अब मेरी बात सुनो, ये आपका एक पेयर है क्रोमोसोम का, मैं इसकी भी बात कर रही हूँ, इसकी भी, सभी की। ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है सर्कल टाइप सा, इसे हम क्या बोलते हैं, किन एमओ। इसको याद कैसे करना है, किन लिखना है, फिर एमओ, फिर चोर्स, ठीक है। और ये होता है, और इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स है ना वो आके ऐसे लग जाते हैं, सीधा क्रोमोसोम पे नहीं, ये आपका स्ट्रक्चर होता है ना, और उसमें आकर ये लगते हैं। क्लियर, इसमें यही होता है। थर्ड फेज़ है आपका एनाफेज़। एनाफेज़ में क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स थी ये छोटी होनी शुरू हो जाएंगी। मैं बताती हूँ, मैं पहले लिख रही हूँ सारा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो सेंट्रोमियर्स हैं दे विल स्प्लिट। समझाऊंगी सारा, टेंशन मत लो। अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट है तो ये सिस्टर क्रोमैटिड जो है
ये भी क्या हो जाएंगी, पूरी तरह से स्प्लिट हो जाएंगी। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये ऑपोजिट पोल्स में चले जाएंगे, ठीक है। चलो इसमें यही होगा। चल अब हम समझते हैं। देखो शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर यहाँ पे मतलब क्या है कि ये इस तरह से आपके क्रोमोसोम है जिनके साथ क्या जुड़ी हुई है, स्पिंडल फाइबर्स जुड़ी हुई हैं, और इस तरफ भी स्पिंडल फाइबर जुड़ी हैं। ये छोटे होने शुरू हो जाएंगे, मतलब स्पिंडल फाइबर्स छोटी हो जाएंगी। अब मैम आप ये बोलोगे मैम अगर ये छोटी होगी तो ये भी छोटी होगी। हाँ ये भी छोटी होगी, लेकिन ये दोनों तो आपस में साथ में जुड़े हुए हैं। आप यही बोलोगे कि ये तो इस तरह से जुड़ी हुई हैं, अगर ये छोटी होगी ये भी छोटी होगी तो ये टूट नहीं जाएंगी। इनके जो सेंट्रोमियर्स हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। सेंट्रोमियर स्प्लिट का मतलब क्या है कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी वो सेपरेट हो जाएंगी इस तरह से, है ना। ये छोटे हुए हैं ना, तो ये तो आपस में जुड़ी थी, ये भी छोटा हो गया। तो ये जो क्रोमोसोम हैं आपके ये इस तरह से आपस से स्प्लिट हो जाएंगे। ये सेंट्रियोल है, सेल के अंदर है, वो थोड़ा बाहर बन गया है ना। उसके बाद जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल में, यार अपोजिट पोल में तो चले गए हैं। ये इस तरफ हो गया, ये ऊपर को चला गया, तो अपोजिट पोल्स में चला गया, ठीक है। अब आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर 46 कैसे रहता है मायोटोसिस में। ये एनाफेज में इम्पॉर्टेंट बात समझनी है। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। जिसने ध्यान से सुनी उसी को ये चीज़ समझ में आ गई। जैसे देखो ये सिस्टर क्रोमैटिड थी हमारी। एक तो कैमरे को पता नहीं क्या हो जाता है, बीच में ब्लर सा हो जाता है, बीच में ज़्यादा ही साफ़ हो जाता है। देखो ये मैं बहुत सारे क्रोमोसोम्स की बात करूँगी क्योंकि अगर मैं 2 की एग्जांपल लूँगी आपको समझ नहीं आएगी वो बात। देखो यहाँ पे ऐसे ही और भी 46 क्रोमोसोम इस तरह से होंगे क्योंकि सभी ने डीएनए रेप्लिकेशन की थी। इन सभी के साथ क्या जुड़े थे, स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए थे कि नहीं। सभी के साथ स्पिंडल फाइबर्स जुड़े हुए थे। वो स्पिंडल फाइबर छोटे हो गए तो ये क्या होगी, इस तरह से ऑपोजिट पोल्स में चलेगी। क्रोमोसोम सेपरेट्स हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। ऐसे ही 46 क्रोमोसोम और हो जाएंगे, है ना। 40 देखो टोटल 46 क्रोमोसोम हैं। टोटल आपके 46 क्रोमोसोम्स हैं और उन्होंने कॉपी बनाई हुई है। ये एक क्रोमोसोम है, इसने अपनी कॉपी बनाई है। ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसने अपनी कॉपी बनाई है। ये तीसरा क्रोमोसोम है, इसने अपनी कॉपी बनाई है। चौथा और ये पांचवा, इसने अपनी कॉपी बनाई हुई है। और ये जो इनकी कॉपीज़ थी वो सेपरेट हो चुकी हैं। ये कॉपीज़ इनकी सेपरेट हो चुकी हैं, इस तरह से हुई है कि नहीं। विद टोटल 46 मतलब कि ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम थे, कॉपी बनाई हुई थी इन्होंने, वो सेपरेट हो गए। तो ऊपर 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, नीचे भी तो 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे ना। पूरी एक 46 क्रोमोसोम की लाइन ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से इनके सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए, ये ऊपर चला गया, ये नीचे जा गया पेयर, है ना। ये अब सेंट्रोमियर्स इनके अलग अलग हो गए हैं। तो ये कितने क्रोमोसोम 1 2 3 4 ऐसे ही यहाँ पर और 46 होंगे। 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम और ऐसे ही बहुत सारे 46 और क्रोमोसोम हो गए। तो ऊपर यहाँ पर कितने क्रोमोसोम चलेंगे, 46 क्रोमोसोम, और नीचे यहाँ पे कितने चलेंगे, 46 क्रोमोसोम। बस इस चीज़ को आपको अपना दिमाग लगाकर समझना है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको समझ में आ गया कि जब माइटोसिस करते हैं तो पेरेंट डॉटर सेल में पेरेंट मदर सेल के जो क्रोमोसोम है वो सेम कैसे रह जाते हैं, यही चीज़ है इसमें। तो 46 क्रोमोसोम ऊपर 46 नीचे। अब तो कुछ नहीं बचा। अब आपका 4th है टीलोफेज। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
अपेयर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टीलोफेज में अपेयर हो जाएगी। जैसे ये सेल था, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर हो जाएगी जो इस तरफ को क्रोमोसोम थे, ठीक है, और ऊपर भी अपेयर हो जाएगी और जो इस तरफ को क्रोमोसोम थे ऊपर को इनके पास भी। अब ये क्या बन गया न्यूक्लियर, सेंट्रियोल्स सेपरेट हो जाएंगे। ये एक सेंट्रियोल यहाँ पे था, एक सेंट्रियोल ऊपर था, तो जो नीचे वाला सेंट्रियोल है उसमें आ जाएगा, ऊपर वाला इसमें आ जाएगा। 46 क्रोमोसोम इसमें होंगे, 46 क्रोमोसोम इसमें होंगे। तो ये आपका क्या बन गया, सेल। तो यहाँ पे आपकी कैरो KARYO किनेसिस, तो ये कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। क्या इसका मतलब होता है, न्यूक्लियस डिवीजन। तो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं। अब हमने पढ़नी है साइटोकिनेसिस। इसका मतलब है साइटोप्लाज्म की डिवीजन, या न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अपेयर हो चुकी है ना, और सेल सेपरेट हो चुके हैं। अब ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना रह गया है। तो अगर तो एनिमल सेल है, एनिमल सेल जो है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है। एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से बीच को होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनेलीज वगैरह इसमें होंगे डुप्लीकेट किए हुए, और इसे हम क्या बोलते हैं, FURROW पूरा। तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो इस तरह से फोल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे और भी फोल्ड होती जाएगी, है ना। और क्या होगा कि साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो जाएंगे और न्यूक्लियस भी सेपरेट हो जाएंगे। और इसमें ऊपर वाले में 46 क्रोमोसोम थे, इसमें भी 46 थे, इसमें भी 46, इसमें भी 46, ये भी 46 हो जाएंगे। ये क्या है, हमारे नए सेल, 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल, नए डॉटर सेल्स बन गए हैं। और इनमें कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो बस होगी माइटोसिस की प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मियोसिस।